हेलो एंड आई वेलकम यू टू ऑल अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा कि तालिबान के स्पोक्समैन ने हाल ही में वार्निंग दी है इंडिया को। नाउ तालिबान के स्पोक्समैन कौन है? ये हैं सुहेल शाहीन। इनसे मीडिया ने पूछा कि बीच में रिपोर्ट्स ये आई हैं कि अफगानिस्तान की सरकार ने इंडिया को रिक्वेस्ट करी है कि आप अफगानिस्तान में आओ या फिर एयरफोर्स से हमको सपोर्ट दो। नाउ इसके रिस्पॉन्स में अफगानिस्तान के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने यहाँ पर यह कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत ऑब्जर्व कर सकता है कि बाकी जो कंट्रीज आई हैं अफगानिस्तान में उनके साथ क्या हुआ, चाहे यूएसएसआर हो यूएसए हो, सब लोग हार के गए हैं, तो इंडिया के साथ भी यहाँ पर यही होगा। ये यहाँ पर कहा है अफगानिस्तान के स्पोक्समैन ने। और आप अगर एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से एनालाइज करो इनकी स्टेटमेंट को तो ये यहाँ पर बहुत ही गलत बात नहीं कह रहे। बिल्कुल बहुत सी कंट्रीज इन द पास्ट अफगानिस्तान में हार चुकी है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत का भी यहाँ पर यही हाल होगा। डिपेंड करता है कि हमारी अप्रोच क्या होने वाली है। ये मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, अफगानिस्तान को पिछले कुछ सालों में एक टाइटल मिला है। हर कंट्री को टाइटल मिलता है। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया, चाइना को टाइटल मिला है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अफगानिस्तान को एक टाइटल मिला हुआ है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ये वो जगह है जहाँ पे बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं उनकी कब्रें खुदती हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में आप अगर देखो तो चाहे ब्रिटिश एम्पायर हो, यूएसएसआर हो, नेटो, यूएसए हो, सबको यहाँ पर हार मिली है। चाहे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम हो, यूएसए को तो मैं फिर भी कहूँगा कम डैमेज यहाँ पे हुआ है कंपेयर टू यूएसएसआर। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि सोवियत अफगान वॉर ने ऑल टुगेदर यूएसएसआर को इतना कंगाल कर दिया था, इसी की वजह से इवेंचुअली यूएसएसआर डिक्लाइन कर गया और ये कोलैप्स कर गया। हालांकि और रीजंस भी यहाँ पर थे, मगर जो अफगानिस्तान में इनकी एंट्री है, अगर ये ना हुई होती तो पॉसिबिलिटी है कि आज भी यूएसएसआर जिंदा होता। तो पिछले 200 साल की हिस्ट्री आप अगर देखो तो लगता है कि हाँ बिल्कुल अफगानिस्तान एक बहुत ही डिफिकल्ट प्लेस है, मगर आप अगर इतिहास में देखोगे तो कई बार अफगानिस्तान को रौंदा भी गया है। एग्जाम्पल के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट जब भारत की तरफ आ रहा था आक्रमण करने के लिए, तो अफगानिस्तान में उसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिली। बहुत ही आसानी से वो अफगानिस्तान को रौंद कर भारत में आया और भारत में उसको असली फाइट मिली और इवेंचुअली जो उसका कैंपेन था वो भारत में आके ही खत्म हुआ। फिर आप अगर कुशान एम्पायर को देखो तो कुशान एम्पायर ने बहुत ही आसानी से मॉडर्न डे अफगानिस्तान का बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिया था। उसके अलावा गंधार एम्पायर आप अगर देखो तो बिल्कुल काफ़ी सारा एरिया अफगानिस्तान का कैप्चर कर लिया था। तो हिस्टोरिकली इसको ये टाइटल नहीं दिया गया, ये टाइटल इसको मिला है पिछले 200 सालों में ही। और इसका देखो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है द ग्रेट गेम। ग्रेट गेम क्या है? अफगानिस्तान की आप अगर लोकेशन देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक है। ईरान के साथ इनकी बॉर्डर है, फिर आपको अगर सब कॉन्टिनेंट में जाना है तो वहाँ का रास्ता भी आता है अफगानिस्तान से। तो ओवर द ईयर्स हर बड़े एम्पायर ने कोशिश करी है कि इसको कब्जाएं, मगर जैसे ही उनकी कोशिश होती है, जैसे ही एक एम्पायर की कोशिश होती है कि अफगानिस्तान को कब्जाया जाए, एक दूसरा एम्पायर जो अफगानिस्तान में बहुत सारे ट्राइब्स हैं इनको वेपन सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, जिससे इन्वेडिंग एम्पायर यहाँ पे हार जाए। यूएसएसआर के साथ भी सेम हुआ। यूएसएसआर आराम से अफगानिस्तान कब्जा लेता अगर यूएसए और पाकिस्तान मिलकर तालिबान को खड़ा ना करते। सेम केस है यूएसए के साथ। पूरी दुनिया जानती है कि रशिया ने ओपनली तालिबान को वेपन्स प्रोवाइड किए हैं, चाइना ने वेपन्स प्रोवाइड किए हैं तालिबान को, पाकिस्तान ने इनको बहुत सपोर्ट किया है। और ये एक मेजर रीज़न है कि पिछले 200 सालों में कोई भी मेजर एम्पायर अफगानिस्तान को कब्जा नहीं पाया। उसके अलावा आप अगर देखो तो एक नेचुरल जियोग्राफिकल रीज़न ये है कि अफगानिस्तान में छुपने की बहुत सारी लोकेशंस है। जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं ये अफगानिस्तान के एक बड़े एरिया को कवर करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये है हिंदू कुश रेंज। ये माउंटेन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे फैले हैं। तो तालिबान को आप अगर देखो, जब यूएसए इन पर बॉम्बिंग करता था ये चुपचाप सुरंगें बनाकर यहाँ पर छुप जाते थे और इनको फिर यहाँ से फ्लश आउट करना, यहाँ से निकालना होता था बहुत ही मुश्किल। और जब तालिबान को अटैक करना होता था ऑन यूएसए तो ये आराम से भीड़ में घुसकर छुपके से अटैक करते थे यूएसए को। अगर तालिबान आमने सामने एक फौज बनाकर यूएसए से लड़ता तो शायद वो वॉर कुछ दिन भी ना चलती। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में कैटेगोरिकली ये कहा था कि मैं अगर चाहूं तो अफगानिस्तान में 1 करोड़ लोगों को मारकर 10 दिन में ये वॉर खत्म कर दूं। मैं चाहता हूं जो इनकी ये स्टेटमेंट है ये आप सुने। I just don't want to kill 10 million people. 1 करोड़ लोगों की मैं यहाँ पर जान नहीं लेना चाहता। और आगे ट्रंप ने ये भी कहा, plans on Afghanistan that if I wanted to win that war, Afghanistan would be wiped off the face of the earth. It would be gone. It would be over in literally in 10 days. तो ये यहाँ पर ऑब्वियसली बात कर रहे हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की। और बिल्कुल आप अगर सोच कर देखें
यूएसए को बिल्कुल अगर सफाया करना होता तालिबान का तो ये टैक्टिकल न्यूक्स गियर कर या फिर इवन कन्वेंशनल बॉम्ब्स भी इतने ज़्यादा गियर कर ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय कर सकते थे तालिबान को। मगर तालिबान की मेन स्ट्रेंथ ये है कि ये आम आदमी के पीछे छुप जाते हैं। कई बार यूएस सोल्जर जो है अफगानिस्तान में, उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने आम सिविलियंस पे गोली चला दी ये सोच करके तालिबान का आदमी है। और जो बात यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कही है सेम बात एक्चुअली इंडिया पे भी लागू होती है। तालिबान की टोटल स्ट्रेंथ है मैक्सिमम 70 से लेकर 80,000 के आसपास। आमने सामने इंडियन आर्मी के ये ज़रा टिक नहीं पाएंगे। और न्यूक्लियर वेपन्स तो खैर हमारे पास भी हैं। ऑब्वियसली ट्रंप की तरह हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि हम लोग लाखों लोग वहाँ पे मार दें। तो तालिबान देखिए इसी बात का फ़ायदा उठाकर बहुत ही लंबी वॉर खींचता है और धीरे धीरे जो भी एम्पायर यहाँ पे आता है उनके जो रिसोर्सेज हैं ये ड्रेन करवाते हैं। और इन लोगों का मोटो यहाँ पर ये है कि इवेंचुअली आप अफगानिस्तान पे कब्जा तो कर लोगे, आ तो यहाँ पर जाओगे, 1-2 महीने तक आपको लगेगा अभी कि ठीक है हम यहाँ पे कंट्रोल में है। मगर धीरे धीरे जब तालिबान छुप छुप के आप पे अटैक करेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा आम आदमी है, कौन सा तालिबान का आदमी है। देन इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो जिस एरोगेंस से तालिबान के स्पोक्समैन ने यहाँ पर बात बोली है और ये कहा है कि हम इंडियन आर्मी को भी देख लेंगे, दैट इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। फिर आगे उन्होंने यहाँ पर ये बात भी बोली है कि ओवरऑल हम काफ़ी हद तक खुश हैं ये देखकर कि इंडिया ने सपोर्ट किया है अफगानिस्तान के लोगों को, यहाँ पर डैम्स बनाए, सड़कें यहाँ पर बनाई है और ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको तालिबान नहीं छुएगा। और साथ में ये भी ऐड किया कि जो डिप्लोमेट्स हैं आज के समय अफगानिस्तान में इनको भी तालिबान नहीं मारेगा। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि तालिबान कोई बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज ग्रुप नहीं है। ये काफ़ी हद तक ट्राइब्स का अपने आप में ग्रुप है। अंदर भी ये काफ़ी बार एक सिंगल कमांड की नहीं सुनते। तो तालिबान के स्पोक्समैन कई बार कह चुके हैं कि हम डैम्स पे अटैक नहीं करेंगे, मगर तब भी रिपोर्ट्स आई है कि जो इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम है उस पर अटैक करने की कोशिश करी गई। तालिबान का अटैक फेल हुआ क्योंकि अफगान फोर्सेस वहाँ पर थी, उन्होंने तालिबान को हरा दिया वहाँ पर। फिर ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि तालिबान ने रॉकेट गिरे यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट है अफगान स्पोक्समैन की कि हम डिप्लोमेट्स को नहीं मारेंगे, जो डैम्स हैं उनको नहीं तोड़ेंगे, इन पर हम बिलीव कर नहीं सकते। इसलिए हम देख रहे हैं कि यूके और यूएसए दोनों अपने सोल्जर्स वापस भेज रहे हैं अफगानिस्तान में अपने डिप्लोमेट्स की सेफ्टी के लिए। बाइडन ने तो ये कहा है कि मैं 3,000 सोल्जर्स यहाँ पर भेज रहा हूँ। बहुत ही अजीब बात है, इनके डिप्लोमेट्स इतने तो हैं नहीं कि उनको 3,000 सोल्जर्स की आवश्यकता है। साफ यहाँ पे लग रहा है कि यूएस इवेंचुअली कुछ बहाना लेकर अपनी प्रेजेंस थोड़ी बहुत बनाकर रखेगा ताकि काबुल ऑल टुगेदर तालिबान के हाथ में ना आ जाए, या एटलीस्ट 1-2 साल तक काबुल अफगान फोर्सेस के पास रहे। मगर जहाँ तक मिलिट्री इंटरवेंशन का सवाल है, इंडिया की पॉलिसी यहाँ पर क्लियर है, नो बूट्स ऑन ग्राउंड। हम लोग वैसे भी अपने सोल्जर्स वहाँ पर नहीं भेजने वाले, हमारी एयरफोर्स भी वहाँ पर कुछ कर नहीं रही। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि एक बार यूएस सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं तो इंडिया भी कुछ वेपनरी प्रोवाइड कर सकता है अफगान फोर्सेस को, क्योंकि यूएस सोल्जर्स के आने के बाद अफगान फोर्सेस का भी मनोबल बढ़ेगा। और काफ़ी बार जो ये कॉन्फ्लिक्ट से भाग जाते हैं, होपफुली ये कॉन्फ्लिक्ट से भागेंगे भी नहीं। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, क्लिक करो इस पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कॉम्बो पैकेज। इस एक पैकेज के जरिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी यहाँ पे आप कर पाओगे। ये कोर्सेज आप अगर परचेज करोगे अलग अलग तो वैसे ही आपको यहाँ पर 10,000 से ऊपर पे करने होंगे। तो एक तो डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलता है कॉम्बो का, इसके ऊपर एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पर प्रोमो कोड PD10. Prices will fall even more. So use the promo code PD10 and start preparing for UPSC prelims, mains and optional at your home, at work, wherever you want. So इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all.